हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का इंटरमीडिएट का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट एंड वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हम कक्षा 12 का जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 है, 7.4 है, उसके 17 से लेकर 20 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। आपको ये लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। और आज जितने भी क्वेश्चन होंगे ये यूके बोर्ड में आने की 100% संभावना इनकी रहेगी। तो इसीलिए 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को पहले ध्यान से देखिए, तभी आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आ पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 में ये 17 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आज का लेक्चर इज मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक के आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा पहले। तो आई होप आपने अपनी बुक निकाल ली होगी। जो हिंदी माध्यम का पेज नंबर है, हिंदी माध्यम वाली बुक का पेज नंबर कितना है, देखिए पेज नंबर लिख लेता हूँ मैं, 333 है। ठीक है, 333 पर आप देख ले ध्यान से। एक्सरसाइज 7.4 है और इसकी जितना भी बेसिक था मैंने सब आपको समझा लिया है। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत जितना भी बेसिक थे, जो भी हमारे पास टाइप थी, 6 प्रकार की जो टाइप आई थी, मतलब फॉर्मूले आए थे, वो सारे मैंने आपको लिखवा रखे और सिद्ध भी करा रखी है। तो यानी आपको अब उन्हें याद करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने मेरा वो बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप एक्सरसाइज 7.4 का बेसिक देख ले। वहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी टाइप्स मैंने आपको सिखाई है वो सारी आपको पहले देख लेनी, इसके बाद जस्ट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, 17 स्टार्ट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर, पहले आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी ईयर में ये सवाल रिपीट है, तो आपको ध्यान से समझना है। मेरा विशेष फोकस उत्तराखंड बोर्ड में रहता है और मैं बाई लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों क्लास के बच्चों को समझाता हूं। तो यानी मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। और जो लेक्चर रहेगा बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी नहीं आता होगा वो भी इंटीग्रेशन सीख जाएगा आसानी से। इस लेक्चर को मैं इंटीग्रेशन को भी ध्यान से समझाऊंगा और डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। वैसे यहाँ पर चैप्टर तो इंटीग्रेशन का है, यहाँ तो आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन तो पहले से ही आना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश ये रखूंगा कि जिसको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी नहीं आता होगा वो भी यहीं सीख लेगा। अवकलन भी मैं यहीं सिखा लूँगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन अवकलन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए अवकलन का यूज करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर होगा। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर जरूर होगा, लेकिन आपको बातें समझ में आएगी और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली कैसे लिखना है कॉपी के अंदर बिल्कुल, जिससे कि एग्जामिनर आपको खूब नंबर दे, यानी ज़्यादा नंबर दे और फुल में से फुल मार्क्स दे। तो वो सारा सीक्वेंस में आज के लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, और वीडियो को रोक करके पहले जो मैं जहाँ पर मैं जो बातें समझाऊंगा वो आपको लिख लेना है कॉपी, इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाए सभी बच्चे। चलो अब पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.4 का 17 क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में निकाल ले। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए x + 2 √ x स्क्वायर माइनस में 1 है। देखिए ध्यान से, x प्लस में 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर है। इस फंक्शन का ऊपर लिखा गया है प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करो, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे दिए गए निम्नलिखित जो फलन दे रखे ये सारे मतलब 1 से लेकर 17 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब 17 के बाद जितने भी हमें सॉल्व करने हैं वो हम आपको समझा रहे कि करके आज के लेक्चर में हम 17 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे समझाएंगे आपको, और ये सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब आपको एक एक बातें पहले ध्यान देनी है, कैसे सॉल्व करेंगे मतलब एग्जाम में कैसे लिखेंगे। मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, सीक्वेंस के ऊपर रहेगा। मैं जब भी समझाता हूँ ना, मेरा ये खासियत है, मैं जब भी समझाता हूँ सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए समझाता हूँ, रफली नहीं समझाता हूँ बिल्कुल भी। मतलब जैसे आपको एग्जाम की बोर्ड कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल सीक्वेंस के एक रूल के हिसाब से, सिस्टमेटिक हिसाब से, वैसे मैं आपको समझाऊंगा। ये नहीं कि बस रफ में मैंने यहाँ समझा ले लो ही हो गया, नहीं। जैसे एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना है उसी हिसाब से, उसी सीक्वेंस में आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझने हैं। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहले सीक्वेंस क्या रहेगा, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो इसको हम लेट कर देंगे, लेट मान लेंगे इसको आई। क्या कर लेंगे, लेट कर देंगे। लेट का मतलब माना, इस फंक्शन को एक नाम देंगे माना, मतलब आई मान लेंगे इसको। आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx। ठीक है, इस फंक्शन को i मानते ही सर आपको इस पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है। अगर इसका इंटीग्रेशन का सिंबल पहले से दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो आपको i मानकर इस फंक्शन पर इंटीग्रेशन का सिंबल और dx जरूर लगाना है, अगर x का ये फलन है तब। ठीक है, चलो अगर ये फंक्शन x वेरिएबल में है तो आपको क्या करना है, dx जरूर लगाना है इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ में, तो ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था, अगर नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऊपर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी रैखिक बहुपद है, तो हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करते थे, हम यहाँ पर रूल अप्लाई करते थे। मैंने ये फॉर्म, विशेष फॉर्म आपको समझा रखी मैंने। देखिए फॉर्म आपने पढ़ी होगी कि यदि अगर न्यूमरेटर में, यदि ऊपर वाला फंक्शन, यदि न्यूमरेटर में px प्लस क्यू के रूप का कोई फंक्शन है, फलन है, और नीचे क्या है, नीचे वाला जो मतलब ऊपर वाले फंक्शन को यहाँ पर रैखिक बहुपद है, यहाँ पर द्विघात बहुपद है, तो इस बहुपद को हम तोड़ते थे, इस बहुपद को हम तोड़ लेते थे। कैसे तोड़ते थे, px प्लस क्यू स्प्लिट करते थे, px प्लस क्यू इंटू ए कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव यानी अवकलन किसका, जो नीचे लिखा होता है फंक्शन। यानी अगर नीचे मान लिया मैंने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म का कोई फंक्शन है, यानी बहुपद के रूप का कोई फलन नीचे दे रखा, मान ले वो ये है, प्लस में बी कॉन्स्टेंट, तो ऐसी फॉर्म हम यूज करते थे। यानी जो न्यूमरेटर है, यानी जो अंश है, इस अंश को हम इस रूप में तोड़ते थे, ब्रेक करते थे। अगर नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए और ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल आए, तो लीनियर पॉलिनोमियल को तोड़ने के लिए जो ऊपर का रैखिक बहुपद है, इसको तोड़ने के लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करते थे। आपको पता है बात, मैंने समझा रखी है। ठीक है, कि अगर ऊपर रैखिक बहुपद है और नीचे द्विघात बहुपद है, तो ऊपर वाला यानी अंश वाला जो न्यूमरेटर में लिखा गया है पॉलिनोमियल, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल लिखा गया है, उसको तोड़ने का, स्प्लिट करने का तरीका ये होता था कि a इंटू डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस बी में कांस्टेंट, जहाँ पर a और b कांस्टेंट के हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी होती है, a और b कांस्टेंट की रियल वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करते हैं, फिर इनको स्प्लिट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करते हैं, और फिर इस फंक्शन का समाकलन निकालते हैं। ठीक है, एक तो रूल ये है, एक तो इसको तोड़ने का ये रूल है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि अगर आपको इसको, अगर आप इसको t मानते हैं, इसका अगर अवकलन डायरेक्टली आपको ऊपर मिल रहा है, बात समझना कि यदि अगर जो डिनोमिनेटर है ना, यदि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इसको अगर मैं t मान लेता हूं, इसका अगर अवकलन डेरिवेटिव जो अगर मुझे न्यूमरेटर में उपस्थित मिलता है, ऊपर मिल जाता है, इसका अवकलन नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल जाता है डायरेक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको t मान सकते हैं, नीचे वाले को सीधा डायरेक्टली इसको हम t मान सकते हैं। अगर इसका अवकलन ऊपर है, इसको t मान लो, फिर ये चेंज हो जाएगा
ऊपर का जो फंक्शन है वो dt में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको t मानने से अगर ये नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। फिर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, px प्लस क्यू इक्वल टू a डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर नीचे वाले फंक्शन का अवकलन डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो ऊपर मिल रहा है तो नीचे वाले को हम t मान करके ऊपर वाला dt में चेंज हो जाता है। बट अगर नीचे वाले को t मानकर ऊपर वाला फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसको मानकर ये नहीं मिल रहा है ऊपर वाला, तो इसका मतलब हमें ये वाला मेथड वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब आप चाहो तो ये वाला मेथड अप्लाई कर लो सीधे यहाँ पर। भाई अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं t मानता हूँ तो एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 और dt हो जाएगा, तो 2x dt हो जाएगा, है ना, dx dt हो जाएगा। यानी x dx तो हमें मिल नहीं रहा ऊपर, भाई इसका अवकलन हमें ऊपर नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर दो केस अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है, या तो स्प्लिट कर लो इसको, या तो क्या कर लो, स्प्लिट करा दो, जो डिनोमिनेटर है इसको तोड़ दो आप, यानी एलसीएम को कर दो ब्रेक। पहला केस क्या रहेगा, या तो एलसीएम को अगर मैं ब्रेक करता हूं, यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x में सिंगल डिवाइड करता हूं और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2 में सिंगल करता हूं डिवाइड, तो ये ब्रेक हो जाएगा। एलसीएम कर दूंगा ब्रेक यहाँ पर, और एलसीएम ब्रेक करते ही सार इसका अवकलन इसको t मानने से ये मिल जाएगा यहाँ पर x dx, और फिर ये तो अचर है, ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दोनों केस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दो, या तो एलसीएम करा दो ब्रेक और फिर सिंगल सिंगल इसको तोड़ दो पहले। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो मेथड इजी रहता है, मतलब जो आसान रहता है एग्जाम में, आपको वो करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एलसीएम करता हूँ ब्रेक और फिर इसका सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन निकाल देंगे हम। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, तो आप इससे कर लो, फिर वही मिल जाएगा आपको लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, तो चलो, तो कंसेप्ट थोड़ा आपको फोकस रखना है। ठीक है, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एलसीएम करा दूंगा ब्रेक। ठीक है, यानी मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने सेम रख दिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, जो एलसीएम में लिखा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर इसका एक्स में सिंगल डिवाइड करा दो आप, एलसीएम ब्रेक करा दो, मतलब एलसीएम तोड़ दो आप। एक्स स्क्वायर माइनस में 1, बीच में प्लस है, इस प्लस को बीच में लगा लो, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसका 2 से कर लो सिंगल डिवाइड। एलसीएम ब्रेक करा दिया मैंने, कुल मिलाकर एलसीएम तोड़ दिया, लघुत्तम तोड़ दिया मैंने। ठीक है, एलसीएम ब्रेक कर दिया। क्या किया, इस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स से कर ले सिंगल डिवाइड, फिर बीच में प्लस ये वाला आ गया, फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2 से कर ले सिंगल डिवाइड। अब यदि अगर हम एलसीएम लेते, इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होगा, एलसीएम ये आएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी खाली ऐड हो जाती है। तो देखिए एलसीएम ये आ गया और इसमें ये प्लस होगा, फिर ये मिल जाएगा। यानी इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है। इंटीग्रेशन का इस फंक्शन में सिंगल मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से dx कर लो, यानी यहाँ से dx की मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है उसको सेपरेट कर लो। अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे पहले इनका। तो देखिए x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर dx की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 2 है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और dx। ठीक है, इधर से dx की मल्टीप्लाई कर दे दोनों फंक्शन में, और इधर से लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन के सिंबल की मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये दो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे रूप में लिख लो आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको तो आप पहले सेम रख दो dx, बस यहाँ पर जो अचर है ना, कांस्टेंट है 2, इसको बाहर कर दो आप। कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा अंदर, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस 1 को मैं क्या लिख लूँगा, 1 का स्क्वायर लिख लूँगा, और dx रख दिया एज इट इज। आई बात समझ में। एलसीएम कर लिए ब्रेक, यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इसको तो अभी सेम रख दी, एज इट इज रख दी बिल्कुल ही,
ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, ऊपर 1 मान लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको याद होगा कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c, यानी ये यहाँ पर तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको t मानता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको अगर t मान लेते तो आपको x dx मिल जाएगा, और x dx को हम dt से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स डैट अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के लिए यहाँ पर इसको मान लूँगा t पहले। ठीक है, तो इसको यहाँ साइड में मान लेते हैं, या तो आप क्या करो इधर ही मान लो। देखिए यहाँ पर जो लेट माना, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना। देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट को छोड़ करके जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब इसको हमने टी मानना है, अब यहाँ अवकलन करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे पहले डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रहे जिस फंक्शन को हमें t माना है ना यहाँ पर, उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष, और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x का देखिए एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन 2x हो जाएगा, कांस्टेंट ये 1 है, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब इस dx की मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर की साइड, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। 0 का मतलब तो कुछ नहीं होगा, dx का 2x से मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ से x dx की वैल्यू आप निकाल ले, पहले x dx को हमने लेफ्ट में रहने दिया, ये जो 2 है ये जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 dt हो जाएगा इधर आकर ऐसे। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि x dx, देखिए x और dx, ये dx ये x हम इसको रिप्लेस कर देंगे हाफ dt से, 1/2 dt से, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आपको नोट करते रहना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख देना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसके बाद वाला स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर i के इक्वल चल रहा था, तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन का सिंबल आपने सेम लगा दिया। देखिए x dx, यहाँ पर देखिए कि x dx किसके इक्वल है, हाफ dt के इक्वल है, 1/2 dt के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, x dx के स्थान पर 1/2 dt रख देंगे। लेकिन 1/2 तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसको सीधा आप बाहर कर ले ऐसे, ऊपर खाली यहाँ dt बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए रूट सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने t माना है, तो इसके स्थान पर यहां से t रख ले। चलो अब प्लस में 2 चल रहा है, और यहां पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप। ठीक है, चाहे तो एक ही साथ कर लो, बाद में कर लो। ठीक है, पहले लिख ले आप इसको ध्यान से, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, एक साथ कर लेंगे दोनों में फॉर्मूला अप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू मैंने ऊपर लिख ली है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट आपको पहले पक्के कर लेने हैं। एक्सरसाइज 7.4 के मेरे सारे बेसिक लेक्चर आप देख ले, तभी आपको समझ में आएगा ये सारा हिसाब किताब। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि अगर यहाँ पर 1 ऊपर 1 मान ले, आप ऊपर 1 मान ले, तो 1/√t का समाकलन आपको निकालना है। तो सीधा आप याद रख सकते हैं, मैंने पीछे भी समझाया था कि 1/√t का यदि समाकलन पूछ रहा है तो 2√t होता है सीधा, प्लस में c कांस्टेंट। अब ये 2√t कैसे होता है, मैंने कई बार समझाया है कि यदि अगर मैं इस रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होती, 1/2 पावर होती है, dt है। अब ये पावर ऊपर जाएगी, यानी t की पावर ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, -1/2 dt। अब इसका अवकलन करना है आपको इस फॉर्मूले से, x की पावर n dx वाले फॉर्मूले से, x की पावर n+1 प्लस c वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ n का काम क्या करेगा, -1/2 करेगा,
तो यानी टी की पावर -1/2 प्लस में 1 -1/2 प्लस में 1 प्लस में सी कांस्टेंट। तो यानी क्या होगा 2 या 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 और 1/2 नीचे भी आएगा प्लस सी, फिर ये 2 ऊपर आएगा तो 2 टी की पावर 1/2 प्लस में सी। तो 2 अब टी के ऊपर देखिए रूट है, देखिए टी के ऊपर हाफ पावर है, जिस नंबर के ऊपर भी हाफ पावर होती है इसका मतलब हम उसको रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे, उसके ऊपर रूट होगा। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हाफ है तो इसका मतलब उस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना। तो यानी इतना करने पड़ा हमें, देखिए आंसर फिर वही मिला भाई 1/√t का समाकलन जब हमने निकाला तो हमें क्या मिलता है 2√t प्लस सी मिलता है, यानी 2√t मिलता है। तो इतना फालतू करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आप याद रख ले सीधा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको इतना फालतू काम नहीं करना पड़ेगा, पावर पहले 1 ऊपर रिवर्स कर दे, ये कर दे, प्लस कर दे, फिर ये निकाल दिया आपको। सीधा आप याद रखिए कि इंटीग्रेशन 1/√2 dt का इंटीग्रेशन क्या निकलता है 2√t प्लस सी निकलता है। बात समझ में आ रही है कि 1/√t dt का इंटीग्रेशन क्या मिलता है 2√t प्लस सी मिलता है। तो इसको फॉर्मूले की तरह हैंडल कर लो और इसे याद रख लो। इसे भी आप मान लो कि एक फॉर्मूला है, ये क्या मान लो एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t प्लस dt इज इक्वल टू 2√t प्लस सी, ठीक है। इसे याद रख ले, फिर बाद में बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी कि पावर पहले 1/2 कर दी, ऊपर गई रिवर्स होगी, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर दे, फिर ये हो गया, तो इसमें काम लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1/√2 dt का फॉर्मूला क्या होगा 2√t, ठीक है। तो चलो कंसेप्ट आपको इंटीग्रेशन के पक्के करने हैं, बिल्कुल लेक्चर लंबा जरूर होगा। मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला, अभी साइड में सारे फॉर्मूले मैंने लिख लिए थे, ठीक है। कंसेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। मैंने बता दिया है कि 1/√2 का फॉर्मूला क्या होता है 2√t प्लस सी होता है और यहाँ क्या बताया था कि dx/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम सीधा अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू 1/2 रख दिए एज इट इज, ठीक है। 1/√t का समाकलन क्या होता है इंटीग्रेशन 2√t होता है, ठीक है। 1/√t का समाकलन क्या होता है 2√t प्लस सेम, ये 2 सेम रख दो। उसके बाद देखिए dx/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस x प्लस में अंडर जो ब्रैकेट यहाँ रहता है वो यहाँ पर आता है x² माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर है 1 है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो i इक्वल टू √t बच जाएगा, √t प्लस में 2 log x प्लस में √x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। और अब देखिए जो जिसको आपने t माना है, फाइनली आपने t किसको माना था x² माइनस 1 को माना था, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन करने के बाद। तो t की वैल्यू क्या है x² माइनस 1 और प्लस में 2 log x प्लस में √x² माइनस 1 प्लस सी कांस्टेंट, इसको रख दे एज इट इज। अब ये आपका आंसर आ चुका है, अब ध्यान से देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो छोटी मोटी बातें होती, फॉर्मूले होती है जिनमें हमें लंबा काम करना पड़ता है, वो आप सीधे याद रख लें, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 1/√t का समाकलन क्या आएगा 2√t आएगा, तो अब यहाँ काम आसान हो जाएगा, वरना तो आपको पावर हाफ करनी पड़ती, फिर ऊपर लेकर रिवर्स करनी पड़ती, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है, फिर वही आंसर आता है। तो स्टेप जब क्वेश्चन लंबे होते तो स्टेप आपको शॉर्ट करनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्टेप थोड़ा सा डाउन करनी चाहिए अगर, ठीक है। फिर भी मैंने आपको कोशिश की है कि आपको एक एक बात एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे, अब एक बार आप इसका आंसर चेक कर ले एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, आप भी चेक कर ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था
ये क्वेश्चन नंबर 17 था। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी कॉन्स्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आपको बोर्ड कॉपी में लिख कर आना है। उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख के आ जाए, तभी आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बातें ध्यान दें। तो इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, पहले इसको जरा मैं रफ कर लेता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। चलो, क्वेश्चन के एक एक स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना, और प्रीवियस लेक्चर का जो बेसिक लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना बिल्कुल सही से, और आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा और एकदम ढंग से समझ में आएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आएगा। और एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारी बातें मैं आपको समझाते जाऊंगा साइड में, तो ध्यान दें। अब 17 के बाद देखिए एक 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है डियर स्टूडेंट, कई बार रिपीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2016, 2018 और 2017 में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज 7.4 का 18 क्वेश्चन है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पूरे सीक्वेंस के साथ आपको समझाऊंगा अभी। देखिए 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए इस फलन का हमें समाकलन निकालना है, इस फंक्शन का हमें समाकलन निकालना है। तो इसका समाकलन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले, हल। और इसके बाद लेट माना, एक सीक्वेंस के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, तो माना, लेट, हिंदी माध्यम वाले माना, इस फंक्शन को एक नाम रख दिया आई। जैसे ही आई रखा वैसे ही इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल, तो इसको मानक रूप में लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स रख देंगे, 3x स्क्वायर, फिर 2x, सीक्वेंस के हिसाब से +1 लास्ट में, और इंटीग्रेशन का सिंबल हमने लगाया है तो dx हमें लगाना अनिवार्य है। ठीक है, dx हम जरूर लगाएंगे इसके बाद। ठीक है ठीक है, क्या किया, पहले ये क्वेश्चन दे रखा था, इस पर समाकलन का सिंबल नहीं दे रखा था, खाली बोल रखा था कि इसका समाकलन निकालना है। तो इस फंक्शन पे समाकलन का सिंबल हमने अपने से लगा लिया, और समाकलन का सिंबल लगाते ही साथ dx लगा लिया। अब ये जो बहुपद है मानक रूप में नहीं था, तो इसको मानक रूप में रख लिया। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म रख दिया, फिर एक्स वाली, फिर अचर पद रख दिया, कांस्टेंट टर्म रख दी लास्ट में। चलो, इसके बाद देखिए मैंने क्या बताया था, अगर नीचे वाला जो फंक्शन है, अगर नीचे वाला जो फंक्शन है इसको यदि t मान करके, यदि इसका अवकलन यदि ऊपर मिल जाए तो सीधा आप इसको t मान ले और इसका समाकलन फाइंड कर ले, एकदम निकल जाएगा, सीधा ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसका अवकलन ऊपर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जो मैंने 7 वाली फॉर्म आपको समझाई थी ना, यानी ये वाली फॉर्म। देखिए अगर ऊपर px प्लस q वाला बहुपद होगा और a कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में b कांस्टेंट, ये वाली फॉर्म मैंने आपको समझाई थी विशेष रूप से। ठीक है ठीक है, जहाँ पर ऊपर रैखिक बहुपद हो और नीचे द्विघात बहुपद हो, तो यदि अगर इसका अवकलन ऊपर ना मिल रहा हो तो इसको तोड़ने के लिए, अंश को तोड़ने के लिए, न्यूमरेटर को तोड़ने के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी जो नीचे वाला पार्ट है उसका अवकलन निकालते हैं और a और b की रियल वैल्यू फाइंड करके फिर px प्लस q यानी जो ऊपर जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं ऊपर, और फिर उसको सेपरेट करके स्प्लिट करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए अब हमें यही वाला स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब इसको ब्रेक करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है।
ठीक है, और ना ही अगर मैं इसको t मानता हूँ तो मुझे ये भी नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2x², यहाँ होगा 6x प्लस में 2 हो जाएगा, तो लेकिन फिर यहाँ तो 5 है तो नहीं मिल रहा है। तो मतलब अगर इसको मान करके अगर ये चीज़ ना मिले, अगर इसका अवकलन यहाँ पर ऊपर ना मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली फॉर्म अब आपको यूज करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन की जो विशेष फॉर्म है, विशेष प्रकार का जो रूप है px प्लस क्यू इक्वल टू a d/dx ax² प्लस bx प्लस c प्लस b वाली, तो ये फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से a और b की रियल वैल्यू निकाल करके ऊपर वाला फंक्शन को स्प्लिट करके ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर वहाँ से इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको बात समझ में आएगी। चलो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर देंगे, दोबारा लेट माना, दोबारा हम लेट करेंगे, सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, बिल्कुल लेट करके माना, ठीक है। इसको चाहे आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो सीधा आप। अब देखिए लेट, अब ऊपर जो फंक्शन लिखा है न्यूमरेटर में, जो फंक्शन है ऊपर क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 2 लिखा हुआ है। इस फंक्शन को किसकी फॉर्म में लिखना है, एक अचर मान लिया a कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जो ये फंक्शन नीचे लिखा गया है 3x² प्लस में 2x प्लस 1 और प्लस में b कांस्टेंट, इसकी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे पहले, यहाँ पर एक अचर मान लेंगे a d/dx, जो लंबा नीचे होगा हर में उसका अवकलन, और एक b अचर मान लेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो फॉर्म मैंने समझाई थी उसका मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद 5x माइनस 2 a, डेरिवेटिव जो निकालना है आपको इस फंक्शन का, 3x² प्लस 2x प्लस 1 का अवकलन निकालना है। तो 3 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। x² का क्या होता है 2x होता है अवकलन, प्लस 2 कांस्टेंट है, इनटू में बाहर आएगा, x का x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का 0 प्लस में b, एज इट इज सेम रख दिए b को। अब देखिए 5x माइनस 2 a, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6x प्लस में 2 1 जा 2, और 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये 0 छोड़ सकते हैं, हटा दो 0 को, तो ठीक है भाई 2 में 0 ऐड होगा तो 2 ही आएगा खाली ये, तो यानी यहाँ पर 3 2 जा 6x हो गया, 2 हो गया, प्लस में b कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद इसको आपको मान लेनी है इक्वेशन नंबर सेकंड सीधा। देखिए जहाँ जो इक्वेशन मान रहा हूँ ना, वो मैं सीक्वेंस के हिसाब से मान रहा हूँ, और एक इसमें आपको क्या रहेगा, एक सीक्वेंस रहेगा, एक फॉर्मेट आपका बन जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसीलिए मैं इक्वेशन मान रहा हूँ, तो ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पर सीधा आपको इक्वेशन 2 मान लेनी है। इसको देखिए आई मानती सर, इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, अब जो a है ना कांस्टेंट टर्म को करनी होती है अलग, तो यानी a का आपको इस ब्रैकेट में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 6ax यानी a का 6x से मल्टीप्लाई होगा, तो 6ax प्लस a का 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2a और प्लस b, कांस्टेंट तो चल ही रहा है उसको सेम रख दिया, प्लस b को हमने। अब क्या करना होता है, इसके बाद का स्टेप क्या रहता है, जो दोनों साइड में, बोथ साइड में, दोनों पक्षों में x के जो गुणांक है, जो अचर पद है, उनकी तुलना करते, कंपैरिजन करती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन, यानी हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर, स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, तो ध्यान रहे। लिखना क्या है, x के गुणांकों की तुलना करने पर, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, ठीक है, और राइट में देखिए ध्यान से, राइट में x का गुणांक कोफिशिएंट क्या है 6a है। यहाँ से अब आपको कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 6 डिवाइड में आएगा नीचे, तो 5/6 कर दिया मैंने, सीधे साइड भी चेंज कर दी है, ठीक है। तो a बराबर कितना आएगा 5/6 आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आपने निकाल दी। चलो अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में अचर पद है उनकी तुलना करेंगे गुणांकों की, ठीक है। गुणांक तो इसमें है नहीं, ये अचर पद तो पूरा ही है ये, तो अचर पदों की तुलना करते हैं दोनों साइड में, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, अचर
पदों की तुलना करने पर। तो इसके बाद आपको यहाँ लिखना है नीचे इसके, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अचर पदों की तुलना करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दोनों, यहाँ लिख लो आप, अचर पदों की तुलना करने पर। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, अचर पदों की तुलना करने पर। पूरा सीक्वेंस में लिखना है, अचर पदों की तुलना करने पर, दोनों साइड में, ठीक है। तो ध्यान रहे, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, अचर पद, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है, तो -2 आ गया इधर। और राइट में क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद क्या है राइट में, 2a + b है, तो पूरा 2a + b है, कांस्टेंट है पूरा ही 2a + b, तो यानी यहाँ 2a + b हम लिख देंगे ऐसे। इसके बाद देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए -2 रख दिया एज इट इज, और 2 रख दिया सेम। a की वैल्यू हमने निकाल रखी पहले से 5/6, तो जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, 5/6 प्लस b रख दिया एज इट इज ऐसे, ठीक है। तो -2 रख दिया सेम, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, यहाँ पर 1 मान लो आप, 5 एकम 5, 3 एकम 3 प्लस में b ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए -2 रख दिया एज इट इज, 5/3 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 5/3 बन जाएगा लेफ्ट में आकर के, और इक्वल टू b चल रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 ऐड कर लो, जो यहाँ पर फ्रैक्शन बनी है इसको सॉल्व कर लो। 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 5 का 1 से और 3 का 1 से, तो देखिए 3 2 जा 6, माइनस का 6, बीच में क्या है माइनस है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, इक्वल टू b, इक्वल टू क्या चल रहा है, b चल रहा है। अब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, 6 और 5 11, माइनस का 11/3 और b की वैल्यू क्या है, -11/3, ये b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए a और b का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, a और b का मान इस समीकरण 2 में रख देना है पहले, ठीक है। हमें सबसे पहले अंश यानी 5x - 2 की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो 5x - 2 किसके इक्वल है, 5x - 2 इक्वल है a × 6x + 2 + b के इक्वल है। अब यहाँ पहले a और b की वैल्यू रख देंगे यहाँ से निकाल के, ठीक है। जो हमने निकाल रखी है वो पहले यहाँ रख देंगे, तो यानी पहले ये बातें आप बिल्कुल इसी प्रकार सिक्वेंस में लिख ले, पहले ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान में रखना, इनका हमें यूज करना है, तो अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन के ऊपर ये सन लिख देना, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान दें। चलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जरूरत होगी बाद में, तो आप इसको लिख ले पहले, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में ध्यान से देखिए, समीकरण 2 पहले आप यहाँ लिख लेंगे सीक्वेंस के हिसाब से, 5x - 2 इक्वल टू a 6x + 2 प्लस में b कांस्टेंट, ठीक है। तो समीकरण 2 से लिखा, तो ये समीकरण 2 थी, ये b है कांस्टेंट, ठीक है। ये समीकरण 2 पहले यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5x - 2 रख दिया एज इट इज, जहाँ a है वहाँ a का मान यहाँ से रख लो, जो a का मान निकाला है 5/6 निकाला है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, ध्यान रहे। और 6x + 2 एज इट इज रख दिया, सेम रख दिया, प्लस b की वैल्यू यहाँ से रख दिया, माइनस का 11/3। तो देखिए यहाँ पर पहले प्लस चल रहा है, यहाँ पर माइनस चल रहा है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, प्लस और माइनस माइनस कर लो सीधा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखा है, ठीक है। और उसके बाद b की वैल्यू क्या है, 11/3 रख दिया, इतना, ठीक है। आई बात समझ में। इस समीकरण 2 में क्या कर दिया हमने, जहाँ a था वहाँ a का मान रख दिया, जहाँ b था वहाँ b का मान रख दिया। b का मान था माइनस में, लेकिन यहाँ चल रहा था पहले से प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू 11/3 पुट कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इनकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि a और b का मान हम रख चुके हैं। अब हमें समीकरण a की ज़रूरत होगी पहले, ठीक है। अब आपको समीकरण a को लेकर चलना है।
चलो इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक को लेकर चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है फिर समीकरण एक से। ठीक है, सीक्वेंस में समझा रहा हूँ बिल्कुल, इसी प्रकार आपको लिख कर आना है। समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी I इज इक्वल टू, देखिए पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट देख लेता हूँ क्या है, बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन, कि मैंने रब कर लिया है ना इसलिए। बुक में क्वेश्चन क्या था, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या होगी, 5x माइनस 2। ठीक है, आप देख लेना ऊपर 5x माइनस 2 और 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और dx, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। आप ध्यान से चेक कर ले यदि आपने लिखा होगा तो। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना है, ध्यान देना मेरी बात पे पहले। अब आपको करना ये है, थोड़ा से लाइन सीधी नहीं आ रही है, फिर जगह का शॉर्टेज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 की वैल्यू क्या, ये रहा 5x माइनस 2, इसकी वैल्यू ये पूरी है, तो 5x माइनस 2 की ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू। तो 5 अपॉन में 6 ऊपर ब्रैकेट में 6x प्लस 2 और माइनस में 11 अपॉन 3। ठीक है, क्या किया हमने, 5x माइनस 2 की ये वैल्यू इसके स्थान पर यहाँ पुट कर दी, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और dx तो एडिटिव चल रहा है, तो dx हम सेम रखेंगे। अब क्या करना है, अब फिर एलसीएम को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, एलसीएम तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। यानी ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का इस पूरे बहुपद का 5/6, 6x प्लस 2 में सिंगल भाग करेंगे और 11/3 में सिंगल भाग करेंगे। तो 11/3 तो अचर है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा, यानी इसका डिवाइड इसमें होगा और यहाँ 1 मान लो, इसका डिवाइड 1 से कर देंगे। ठीक है, तो यानी क्या करना, देखिए ध्यान से 5/6 है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले आप और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा ले सीधा, और यहाँ क्या बचेगा 6x प्लस 2 और यहाँ फिर इस नंबर का इसमें सिंगल डिवाइड होगा पहले, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 और dx का मल्टीप्लाई करा दे। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए -11/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले आप और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, और इस पूरे बहुपद का इस 1 में सिंगल डिवाइड। ठीक है, माइनस से पहले आएगा ये इसके अपॉन में और माइनस के बाद आएगा ये इसके अपॉन में। ठीक है, तो ये अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 के अपॉन में आएगा पूरा नंबर। ठीक है, 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, यहीं पर बच्चे को समझ में नहीं आता, देखिए 5/6 बाहर कर दिया, 6x/2 के अपॉन में लिख दिया ये बहुपद पूरा, और फिर dx की मल्टीप्लाई कर दिया, 11/3 बाहर कर दिया, ऊपर 1 मान लिया और 1 के अपॉन में लिख दिया 3x प्लस 2x प्लस 1 पूरा, और dx चल रहा है, यानी इस dx की मल्टीप्लाई दोनों में सेपरेट कर लिया। ठीक है, ठीक है, dx की मल्टीप्लाई के लिए दोनों में सेपरेट। अब एक ये समाकलन का क्वेश्चन बन गया और एक ये समाकलन का क्वेश्चन बन चुका है, इन दोनों का समाकलन हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप लिख ले बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब इसको हम करते हैं सॉल्व आगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले 5/6 इसको रख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर देखिए इसको तो मान लेंगे हम I1। ठीक है, जो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लो I1, समाकलन I1, और 11/3 में रख दिया एज इट इज। और जो ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन का, इसको मान लो I2, और समीकरण 2 माननी थी हमने, अब इसको 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3 समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सेपरेट I1 और I2 का मान निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, पूरा समाकलन मिल जाएगा पूरे सवाल का। ठीक है, तो यानी ये ऊपर वाले स्टेप भी अब यूज नहीं होने के, नहीं भी हटा देते हैं। चलो अब केवल नीचे वाले स्टेप हमें चाहिए होंगे, लास्ट वाला स्टेप, तो उसको पहले
हम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, I1 का मान निकालेंगे। I1 किसके इक्वल, I1 है ये पूरा फलन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक I1 है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंस I1 की वैल्यू निकालते सेपरेट, तो 6x + 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1, ये हमारे पास I1, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मैं इसको t मानता हूँ तो इसका अवकलन ऊपर मिल जाएगा सीधा और ये जाएगा dt में। तो यानी आप यहाँ मान ले, लेट माना 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इस वाले फंक्शन को मैंने t मान लिया। ठीक है, अब इसको t माना है तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है तो देखिए x के सापेक्ष 3x का क्या होगा, अवकलन होगा। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का x के सापेक्ष 2x अवकलन हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का 0 है तो इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दे आप, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 3 × 2 = 6, x प्लस में 2 × 1 = 2 और dx के मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो 6x + 2 dx = dt हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद इस काम को मुझे साइड में करना चाहिए था, तो चलो कोई नहीं, अब मैं यहीं लिख लेता हूँ। देखिए I1 = अब देखिए ध्यान से 6x + 2 dx, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। तो 6x + 2 dx के स्थान पे मैं क्या रखूँगा, dt। ठीक है, और 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इसको क्या माना था, t माना था, तो यहाँ t रख देंगे। ठीक है, इसमें रूट तो नहीं था, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में, अंडर रूट तो नहीं था नीचे, अगर रूट होगा तो तब दिक्कत आएगी। हाँ, इसमें रूट नहीं है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे रूट नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये 6x + 2 dx चला गया dt में, और 3x स्क्वायर 2x + 1, इसकी वैल्यू क्या रख दी, t रख दिया। अब इसका समाकलन निकालना पड़ेगा मुझे, थोड़ा यहाँ जगह नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन भी मैंने लिख दिया है, इसको भी हटा दो आप यहाँ से। तो I2 की, ये I2 है हमारे पास, I2 की हमें ज़रूरत रहेगी, तो पहले इसको रख दिया मैंने। ठीक है, चलो I1 देखिए 1/t, यहाँ 1 मान ले, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है log t होता है, log mod t प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मान लो c1 कांस्टेंट, आप क्या मान लो, c1 कांस्टेंट मान लो। उसके बाद देखिए I1 = देखिए log से, और t की वैल्यू रखनी है आपको। t आपने किसको माना है, t आपने माना है 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1 को, तो यहाँ t की वैल्यू 3x स्क्वायर 2x + 1 रख दिया, प्लस में c1 कांस्टेंट। ठीक है, आप ध्यान से लिख देना, log 3x स्क्वायर 2x + 1 प्लस c1 कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अब I1 की वैल्यू निकाल दी। अब ये सारी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो I2 हमारे पास ये वाला फंक्शन है पूरा, तो यानी इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जगह नहीं है फिर मेरे पास। आप इसको पहले नोट कर ले सही से बिल्कुल। तो I1 का जो मान आया उसको मैं पहले साइड में लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए फिर हमें। ठीक है, log 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस में c1 कांस्टेंट। I1 का जो मान निकाला वो मैंने साइड में रख दिया, बाद में हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, I2 को लेके चलेंगे। तो I2 कितना है, I2 आपके पास है ये वाला फंक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये नंबर तो हमने यहाँ लिख लिया, तो I2 क्या होगा, इसके इक्वल होगा पूरे। तो 1/3x स्क्वायर प्लस में 2x + 1 और dx, इतना कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो हम क्या करते हैं, नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x² + a² की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर की फॉर्म नीचे बना देते हैं ताकि हमारे पास जो 6 फॉर्मूले उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाए।
तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो I2 इज इक्वल टू, अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि में क्या ध्यान रखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो हमेशा +1 होना चाहिए। +1 नहीं है तो जो नंबर है उसको क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए होता है। पहला स्टेप ये होता है पूर्ण वर्ग विधि का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो यहाँ से पहले 3 कॉमन लेंगे, इसको पहले 1 कर लेंगे, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले 1 बना देंगे कॉमन लेकर 3 को, प्लस अब यहाँ 3 नहीं था तो यहाँ 3 का डिवाइड होगा 2/3x, प्लस यहाँ पर भी नहीं है 3 तो 1/3 हो जाएगा कॉमन लेते ही, और dx। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, देखिए 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लो आप, 1/3 बाहर कर दिया, ऊपर 1, ऊपर देखिए dx को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो dx हो जाएगा सीधा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, जो इसका हाफ है ना, x का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है x का, उसके हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ध्यान रखना। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने वो घटाने पर करते हैं। तो 2/3 हम सेम रखेंगे, 2/3x को पहले सेम रखेंगे। अब देखिए 2/3 का हाफ चाहिए, तो हाफ इसका अगर चाहिए होगा तो इसमें 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी भी नंबर का अगर हाफ चाहिए तो उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 1 1/3, 1/3 इसका हाफ हो जाएगा, इसका वर्ग। 2/3 का हाफ क्या होगा, 1/3 होगा, तो इसके हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर, 2/3 का हाफ क्या है, 1/3 आया, इसका स्क्वायर एक बार, इसके हाफ का स्क्वायर एक बार यहाँ पर ऐड करा दो और एक बार सब्ट्रैक्ट करा दो। ठीक है, और 1/3 पहले से चल रहा था तो वो रख दिया एज इट इज। ठीक है, क्या किया, यहाँ तक पहले सेम लिख दिया, x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ दिया और इसके आधे का वर्ग एक बार घटा दिया और 1/3 रख दिया एज इट इज, और dx ऊपर रख दिया। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए I2 इज इक्वल टू 1/3 रख दिया एज इट इज, dx। देखिए यहाँ पर थोड़ा चौक नहीं चल रही है, इसमें थोड़ा सा अब देखिए ध्यान से यहाँ तक स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। बीच में यदि अगर प्लस का सिंबल है तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से x लेंगे, बीच का सिंबल प्लस, लास्ट वाला नंबर 1/3, दोनों पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे। अगर यदि x + 1/3 का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, पूरा ध्यान रखना। अब देखिए 1/3, देखिए पहले 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 + 1/3 एज इट इज। ठीक है, चलो इसके बाद इक्वेशन नंबर मुझे फर्स्ट चाहिए होगी। ठीक है, इक्वेशन मतलब जो i की वैल्यू चाहिए होगी, इक्वेशन नंबर 3 चाहिए होगी, बाकी को मैं हटा देता हूँ। I1 की वैल्यू मैंने वहाँ लिख दी है, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे करने के लिए। अब देखिए ध्यान से, I2 इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज, dx x + 1/3 का होल स्क्वायर रख दी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, 9 का 9 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा। देखिए पहले एक काम कर ले आप, पहले देखिए अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि एक यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ प्लस है, तो पहले एक काम करो, प्लस वाली वैल्यू को लिख लो, 1/3 पहले लिख दिया और माइनस का 1/9 बाद में लिख दिया, ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करते हुए। इस इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ साइड में लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 5/6 I1 माइनस में 11/3 I2, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको साइड में लिख दिया। अब थोड़ा जगह मिल जाएगी इधर सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से, इसके बाद I2 इक्वल टू 1/3 dx x + 1/3 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, और 3 1 3। ठीक है, 3 का 3 से डिवाइड कर लो पहले, तो 3 का 3 बन जाएगा तो 3 आएगा 1 टाइम, 3 3 9 होगा, फिर 9 का 9 से डिवाइड कितना आएगा, 9 1 9, 1 आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ऊपर से देखिए ये वाले स्टेप आपने नोट कर लिए होंगे, तो इनको पहले मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको पहले सही से नोट कर ले, इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसके बाद
मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ ताकि इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाए। देखिए 1/3 ऊपर क्या है dx है, यहाँ देखिए ध्यान से x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर रख दे एज इट इज। अब देखिए प्लस सेम, यहाँ देखिए 9 सेम रख दिया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान देना आप मेरी बात पे पहले। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको रख दी एज इट इज। देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2, और इस 9 को 3 लिख सकते हैं और दोनों का स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे। अब देखिए यदि इस नंबर का स्क्वायर ब्रेक करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2√2 का स्क्वायर खाली 2 आएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर फॉर्म बन गई है कि ये dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो, तो dx/x² प्लस a² विदाउट रूट क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। तो यानी अब ये फॉर्म यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। चाहे तो आप सीधा इसको मान लो सीधा आप x, इसको मान लो a। अगर आपको सीधा नहीं मानना है तो आप इसको मान सकते हैं t, पहले इसको t भी मान सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो चुका है, अगर क्वेश्चन लंबा होता है तो सीधा आपको इस फंक्शन को x की तरह हैंडल करना है। इसको देखिए x प्लस 1/3 को आपको माइंड में मानना है कि x है और √2/3 को मानना a है। तो सीधा मैं इसको t की तरह हैंडल, मतलब x की तरह मान रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या x प्लस 1/3 है, और सीधा यहाँ पर सूत्र लगा रहा हूँ, इसको dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो। तो फॉर्मूला क्या था, और अदरवाइज आप यहाँ मान सकते हैं, इसको t मान सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए dx अपॉन में रूट नहीं है यहाँ पर, तो रूट को आप पहले हटा ले। dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दे 1/3 रख दे एज इट इज, ठीक है। तो 1/a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये होगी √2/3 a की वैल्यू 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x प्लस 1/3 है, तो x प्लस 1/3 x की वैल्यू x अपॉन में a की वैल्यू क्या है √2/3 है। अदरवाइज आप इसको पहले t मान ले, फिर आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो स्टेप ज़्यादा ही लंबे हो चुके हैं पहले से ही, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक आध स्टेप कम कर दूँ, ठीक है। चलो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान दें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस में C2 कांस्टेंट मान लो, पहले वाले में C1 माना था, I1 में C1 माना था, I2 में C2 मान लो कांस्टेंट। अब देखिए ध्यान से, ये 3 ऊपर जाएगा पलट के, तो जब ये 3 ऊपर आएगा तो इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा फिर, तो यानी यहाँ पर खाली क्या बचेगा 1/√2 बच जाएगा, ठीक है। ये 3 जब ऊपर आएगा तो इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 1/√2 बच जाएगा और यहाँ tan इनवर्स, और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी सेम करना है आपको, पहले एलसीएम ले लो ऊपर आप। देखिए यहाँ पर 1 मान लो, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x प्लस, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 1 3 और अपॉन में √2 अपॉन में 3 और प्लस में C2 कांस्टेंट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा I2 इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, ठीक है। देखिए इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा न्यूमरेटर में, और नीचे क्या बचेगा √2 बच जाएगा, बस खाली इतना, प्लस में C2 कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ चुकी है। बेसिकली किसकी वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू है और ये I1 की वैल्यू थी। I2 की वैल्यू आप समीकरण 3 में पुट कर लो और I की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए आप, अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से लिखने के बाद आपको समीकरण 3 लिखनी है पहले। तो समीकरण 3 क्या थी, 5/6 I1
उसके बाद -11/3 I2, ये थी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ आपको मान रखना है, पहले ध्यान दीजिएगा आप, 5/6 को रख दिए एज इट इज, और I1 का मान देखिए, I1 का मान यहाँ निकाल रखा है मैंने पहले से। क्या निकाल रखा है? लॉग मॉडुलस 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, चलो। और जो ये यहाँ पर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट C1 और C2 है, इनको मान लेंगे केवल C, एक ही बार ऐड कर देंगे लास्ट में, तो ध्यान रखना। तो अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ कांस्टेंट को। प्लस इसके बाद देखिए माइनस चल रहा है यहाँ पर, माइनस, तो माइनस लगा लिया आप पहले, और I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसको भी आप पहले हटा दें, थोड़ी जगह चाहिए होगी यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, 11/3 है, इसको रख देना है सेम। और उसके बाद देखिए I2 का मान यहाँ से पुट कर लिया आप, क्या है? 1/√2 है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x प्लस में 1/√2 प्लस में, देखिए अब ध्यान क्या रखना है, I1 के साथ जो कांस्टेंट था वो C1 था लास्ट में, और I2 के साथ जो कांस्टेंट है वो C2 है। तो आप ऊपर यहाँ साइड में दिखा लेना एग्जामिनर को कि माना C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, तो दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है, यहाँ C रख देना, एक कांस्टेंट कैपिटल C रख दिया मैंने। ठीक है, चलो। इसके बाद देखिए थोड़ा से इसको और बेहतर रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू हमने रख चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर आपका आ चुका है, आप अपने इस आंसर को चेक कर ले। तो 5/6 लॉग, ठीक है, तो मार्कर चेंज कर लेते पहले, 3x² प्लस 2x प्लस में 1 और माइनस, देखिए 11 1 11 और 3√2, ऐसे लिख लो इसको, tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2 प्लस में C कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप इसको आंसर को बॉक्स में रख सकते हैं, और अब इस आंसर को चेक कर ले आप, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। जितनी बार में इस पर मैं वेरी लिखूंगा वो ही कम है, यानी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर वेरी लिखने की कोई सीमा नहीं है, ये कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चेक करना तो बनता है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर ये है 18। एक बार चेक कर लेते हैं, 7.4 है ये, आई थिंक 7.4 है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 है, 18 है, 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 है। 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस √2 प्लस C 3x प्लस 1/√2 प्लस C। बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आंसर आपको इसी वे में, इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। पहले इसको एक बार आप ध्यान से लिख ले, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर ले पहले एक बार। चलो